हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज की इस क्लास का टॉपिक है कंप्यूटर भाषा ज्ञान और यह पार्ट नंबर 43 रहेगा। झारखंड सीजीएल हो, एसआई हो, एसएससी, रेलवे, वेरियस एग्जाम जहां भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसमें लेक्चर फ्रूटफुल होगा। उससे पहले क्लास शुरू हो, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहला व्यावसायिक वेब ब्राउजर कौन सा है या था? मोज़ैक है, मोजिला है, नेटस्केप है और इंटरनेट एक्सप्लोरर है। चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज करें, कौन उसमें चिपकाइए, देखते हैं किसको किसको पता है। ये क्लास का पार्ट नंबर 43 है। सारा पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। फर्स्ट टाइम चले विजिट कर रहे हो तो जरूर जुड़ें, वीडियो को एक लाइक हमको जरूर चाहिए, ओके ना। और पीडीएफ @लर्नर्स गराज एजुकेशन सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे खुल जाएगा, वहीं पे सारा पीडीएफ मौजूद है। ओके, लेट्स गेट। पहला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, में डिफॉल्ट रूप से टेक्स्ट कैसे संरेखित होता है? संरेखित को अलाइन बोला जाता है। तो आपको अलाइनमेंट पता होना चाहिए कि आखिर क्या होता है। ऑप्शन आपका चार है कि यानी कि आपको मिडिल से आपको राइट देखने को मिलेगा, फिर या फिर राइट है, जस्टिफाइड होता है या फिर लेफ्ट होता है। तो आइए देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको अलाइनमेंट पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो चार तरह का अलाइनमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसको बोला जाता है लेफ्ट अलाइनमेंट। तो लेफ्ट अलाइनमेंट में क्या होता है कि अगर आप लोग टेक्स्ट को लिखते हैं तो इस वाला लेफ्ट वाला बॉर्डर को पकड़कर यह टेक्स्ट चलेगा, ओके। अगर यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट किया जाता है, यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट है, तो टेक्स्ट आपको बिल्कुल मिडिल में लिखाएगा, एकदम ओके, एकदम मिडिल में लिखाएगा। उसके बाद अगर राइट अलाइनमेंट करते हैं तो राइट अलाइनमेंट में तो जो टेक्स्ट है वो राइट बॉर्डर को पकड़कर चलेगा। और उसके बाद अगर जस्टिफाई आप लोग कर देते हैं तो टेक्स्ट आपको इस तरह से दिखेगा, यानी कि पूरा भर भर के लिखाएगा, ओके ना, भर भर के लिखाएगा। तो उसको बोला जाता है कि जस्टिफाई कर दिया गया। साथ ही साथ इतना तो चार हो गया, तो देख लीजिएगा जो एमएस एक्सेल है उसमें जो डिफॉल्ट होता है वह लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। तो जो टेक्स्ट होता है याद रखिएगा लेफ्ट होता है, यानी कि लेफ्ट बॉर्डर को पकड़कर चलेगा। और आपको अगर मन है कि हमको राइट में करना है तो उस तरह से आप लोग वहां पे ऑप्शन में कर सकते हैं। तो आइए साथ में चर्चा कर लेते हैं कि लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई का शॉर्टकट की क्या होता है। तो बाकी सारा तो एकदम याद हो जाएगा आपको। सेंटर का कम से कम याद रख लीजिएगा। सेंटर के लिए कंट्रोल+E होता है। नॉर्मली आप लोग सोचिएगा कंट्रोल+C होता है, लेकिन नहीं, कंट्रोल+E जो होता है सेंटर अलाइनमेंट के लिए यूज किया जाता है, ओके ना। कंट्रोल+C मोस्टली दिखेगा जो एप्लीकेशन आपका है उसमें कट जो है कॉपी के लिए यूज किया जाता है, सी ना कि सेंटर अलाइनमेंट के लिए। तो बाकी तो इजी है। कंट्रोल+J आपको जस्टिफाई कर देगा, एल से लेफ्ट अलाइनमेंट कर देगा और कंट्रोल+R से राइट अलाइनमेंट कर देगा। तो बाकी ऑप्शन इजी है, बस सेंट्रल अलाइनमेंट का आप लोग याद रखिएगा, ओके। तो आंसर हो गया इसका डी, बाएं से होता है। एमएस एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। और दूसरी बात मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या होता है, जैसे कि बहुत ज्यादा अगर यूज, जो अभी आजकल जो बहुत ज्यादा यूज होता है वह एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसमें बहुत सारा डेटा को जो है कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। आप लोग देखे होंगे पाई चार्ट आप लोग बनाते हैं तो बार ग्राफ होता है, ये सब चीज से डेटा को जो है दिखाया जाता है। आप लोगों को कंपेयर करना है या डेटा को मिले से सो ही करना है, कंपेयर बोलिए या फिर बोलिए कि डेटा प्रीवियस ईयर से जो है नेक्स्ट ईयर में क्या क्या चेंज हुआ है। तो ये सब चीज के लिए एमएस एक्सेल यूज किया जाता है, क्लियर। यह स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें सबसे ज्यादा अभी यूज हो रहा है एमएस एक्सेल। लेकिन जो पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम था उसका नाम था वीसी कैल्क ना, वीसी कैल्क जो था पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम था, ओके। और ये एमएस एक्सेल में एक फाइल होता है जिसको आप लोग वर्कशीट बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ वर्कशीट को वर्क बुक बोला जाता है। यानी कि सीट एक पेज की तरह होता है, ये जो सीट होता है वो एक पेज की तरह होता है, और जो वर्कबुक होता है एक बुक की तरह होता है। तो इसको याद रखिएगा, आंसर इज डी। वीसी काल याद रखिएगा, ये भी मैं बता दिया कि पहला जो था, अभी पहला ये क्वेश्चन आपसे पूछा था तो याद आ गया कि पहला जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम था वह वीसी काल का, लेकिन अब सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एमएस एक्सेल। लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। शॉर्टकट की याद रखिएगा, पूछा जाता है। और सेंटर वाला तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमएस वर्ड में रूलर जो है किस में हेल्प करता है? मांग पत्र, इसको डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट को ठीक करने में, पृष्ठ सीमा बदलने में, तालिका को ठीक करने में टेबल इसको बोल सकते हैं, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए ना, इस तरह का ये टेबल होता, मतलब एक तरह बोली कि रूलर होता है। तो रूलर में हम लोग करते क्या है, कर पैराग्राफ को हमको बढ़ाना है, इधर से दिखाना है हमको कि इतना जो है छोड़ना है, इधर से जो है छोड़ना है, या फिर इसको भी अगर साइड करना है आपको कि इतना कट करना है, ऊपर से कट करना है या फिर नीचे से आपको जस्टिफाई करना है, या फिर लेफ्ट में काटना है या फिर राइट में काटना है, राइट या लेफ्ट कहीं भी काटना है, तो उसके लिए रूलर का यूज किया जाता है, ओके। तो इसको देख लीजिएगा, ठीक करने में, पृष्ठ सीमा आपको बदलना है उसके लिए, टेबल को ठीक करना है, सब में जो है यूज किया जाता है। मेरा मन है कि मैं पूरा में टाइप ना करूं, मेरा मन है कि यहाँ पे टाइप करूं, तो इसको हम लोग टेबल से इसको ठीक कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। तो इसीलिए जो है रूलर यूज किया जाता है, ओके। तो इसको याद रखिएगा। रूलर यहाँ पे सिंबल यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला है, ऊपर में भी रहता है और नीचे में भी रहता है। तो पृष्ठ को आप लोग जो पेज होता है उसको इधर से भी छोटा कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी, कहीं से भी कर्टेल कर सकते हैं।
कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो बहुत ईजी है, कंप्यूटर चिप्स का निर्माण जो है सेमीकंडक्टर किया जाता है। बहुत सारे सेमीकंडक्टर पड़े होंगे जो कि मोस्टली यूज किया जाता है। सिलिकॉन है, जर्मेनियम भी यूज किया जाता है, बोरॉन, बहुत सारे चीज़ हैं। तो कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। यह इजी क्वेश्चन है, जनरल साइंस में भी आपको पूछा जाता है और यहाँ भी पूछा जाता है। क्लियर, आंसर इज डी। कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी किस पर आधारित है? ये बहुत जो है से फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है कि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था उसमें किसका यूज किया जाता है? वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर का, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का, वैक्यूम ट्यूब वीटी का, या फिर ट्रांजिस्टर का? तो आंसर जो पहला में यूज हुआ था वो वैक्यूम ट्यूब हुआ था। आपको पता होगा जो फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर आया था उसका साइज एकदम रूम के साइज इतना होता था, बहुत बड़ा होता था। उसको आप लोग कहीं पोर्ट नहीं कर सकते थे, यानी कि एक जगह दूसरी जगह ले जा नहीं सकते थे। तो पहला जनरेशन में यही वैक्यूम ट्यूब आया था जो कि आंसर भी था। उसका ट्रांजिस्टर आया था सेकेंड जनरेशन में। ओके, सेकेंड जनरेशन में आया था। थर्ड जनरेशन में आपका आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट आया था। और चौथा जो जनरेशन था उसमें आया था माइक्रो प्रोसेसर। तो ये फोर्थ जनरेशन में आया था। आईसी आया था थर्ड में और यह सेकंड में आया था। तो इसको याद रखिएगा। वीएलएसआई का फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। 1970 के दशक में माइक्रो प्रोसेसर का जो है यूज करना हम लोग शुरू कर दिए थे। ओके, तो ये वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर, इसको याद रखिएगा। और नॉर्मली अगर माइक्रो प्रोसेसर भी आपसे पूछ देगा तो फोर्थ जनरेशन ही लगाइएगा। और अब जो यूज किया जाता है वह यूएलएसआई यूज होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ना, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज होता है। फुल फॉर्म याद रखिएगा। यह फिफ्थ जनरेशन में यूज किया गया था और यही चल रहा है। अब तो इसका बहुत ही एडवांस वर्जन जो है आया है। यहाँ तक हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गए हैं। निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हो सकता है? इंटरनल पूछा आपसे, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। पेन ड्राइव है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, हार्ड डिस्क है, या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है जिसको आप लोग शॉर्ट में डीवीडी के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो इसमें कौन आपको लग रहा है कि इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हो सकता है? देखिए हार्ड डिस्क जो होता है इंटरनल स्टोरेज डिवाइस होता है। आप लोग मोबाइल खरीदते होंगे या फिर लैपटॉप, तो उसमें उसका हार्ड डिस्क आप लोग चेक करते हैं कि कितना है। ठीक है, 464 है कि 6128 है कि कितना है। ओके ना, तो वह हार्ड डिस्क होता है, तो वह इंटरनल स्टोरेज डिवाइस होता है। बाकी पेन ड्राइव होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको आप लोग सीडी बोलते हैं शॉर्ट में, और डीवीडी, यह सब एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है, इंटरनल नहीं है, अंदर से नहीं आता, इसको बाहर से हम लोग लगाते हैं। ओके ना, जैसे पेन ड्राइव है आप लोग यूज करते होंगे तो बाहर से इसको जो है लगाया जाता है। सीडी जो है बाहर से आप लोग लगाते हैं और डीवीडी जो है बाहर में लगाते हैं। उसके बाद जो है कुछ प्ले होता है या फिर जो उसमें डेटा होता है उसको हम लोग एक्सेस करते हैं। तो आंसर इसका डी होता है। हार्ड डिस्क जो है बना बनाया उसी के अंतर्गत आता है। तो यह इंटरनल स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल है, न कि एक्सटर्नल। ओके, तो इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। एमएस एक्सेस में डेटाबेस को किस एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं? सबसे पहले तो आपको फाइल एक्सटेंशन के बारे में पता होना चाहिए। मैं बहुत बार बता चुका हूं, मेरा कंप्यूटर का लेक्चर अगर आप लोग चेक कर लीजिएगा तो लगभग जितना भी आप लोग कंप्यूटर का एग्जाम देने जाइएगा ना तो उसमें बहुत ही आपको इजी फील होगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा लगभग। ओके, तो एक्सटेंशन क्या होता है? फाइल एक्सटेंशन जो होता है फाइल का टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। अगेन, फाइल का टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन यूज किया जाता है। तो एमएस एक्सेस में जो फाइल एक्सटेंशन होता है वह एमडीबी होता है। ओके ना, तो एमडीबी होता है एमएस एक्सेस में फाइल एक्सटेंशन। आंसर इसका सी है। बाकी देख लीजिएगा यहाँ पे डीओसी है। ओके, डीओसीएक्स कहीं कहीं देखने को मिलेगा। एमएस वर्ड का है, एक्सेल का है, या पावर पॉइंट का है, या पीडीएफ का फॉर्मेट होता है। ये जेपीजी होता है यानी कि इमेज का होता है। जेपीजी होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, और जेपीईजी का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। पीएनजी होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो ये सब देख लीजिएगा आप लोग। पीएचडी का फोटोशॉप डॉक्यूमेंट होता है, या प्लेन टेक्स्ट होता है। एबीआई होता है ऑडियो वीडियो इंटरलिप। इसको ना याद रखिएगा, 1992 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, एबीआई को ना, ऑडियो वीडियो इंटरलीव होता है। तो आंसर इसका तो हो चुका है। एमएसडी इसका होता है एमएस एक्सेस में फाइल एक्सटेंशन। ओके, एमडीबी होता है। ओके, पीडीएफ का लघुत्तर रूप क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। यह होता है कहाँ पे गया, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओके, पीडीएफ होता है। आंसर इसका बी है। और फुल फॉर्म लगभग देखिएगा सभी एग्जाम में ना 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इसको भी ध्यान में रख के चलना है। रोम में किसका उदाहरण है? वोलाटाइल मेमोरी, फास्ट मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, या फिर आउटडेटेड मेमोरी। आउटडेटेड क्या होता है? विच इज नो लॉन्गर यूज। अंग्रेजी में आप लोग पढ़े होंगे ऑब्सोलेट। ओके ना, तो ये होता है आउटडेटेड। तो ये तो कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे। तो रोम जो होता है क्या है, एक वोलाटाइल है या फिर नॉन वोलाटाइल है? तो यह जो है एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी के अंतर्गत आता है। वोलाटाइल यह नहीं है, यानी कि रोम जो होता है देखिए प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है। ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यह प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है। प्राइमरी मेमोरी में 2 पार्ट होता है। ओके ना, एक आता है रैम, पढ़े होंगे आप लोग, और एक आता है रोम।
तो जो रैम है ना वो प्राइमरी वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वोलेटाइल आप लोग जनरल साइंस में पढ़े होंगे कि एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि उड़ जाता है। जैसे पेट्रोल का एग्जांपल ले लीजिए, इत्र का एग्जांपल ले लीजिए, तो ये सब उड़ जाता है तो उसी को वोलेटाइल बोला जाता है। तो रैम जो होता है जैसे ही आपका कंप्यूटर को बंद कर दीजिएगा या फिर स्विच अगर बंद कर देता है या फिर पावर सप्लाई ऑफ हो जाता है तो वहाँ पे उसको डेटा जो है खत्म हो जाता है, तो उसको वोलेटाइल बोला जाता है। और नॉन वोलेटाइल में क्या होता है कि डेटा खत्म नहीं होता है, वह सेव रहता है, तो उसको रोम बोला जाता है। तो रोम जो है प्राइमरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इसको याद रखिएगा, प्राइमरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। और ये जो है प्राइमरी वोलेटाइल मेमोरी है, दोनों प्राइमरी का ही पार्ट है, लेकिन एक है से यह वोलेटाइल है, अब एक जो है नॉन वोलेटाइल है, ये चीज याद रखिएगा। ओके, आंसर इसका सी है। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, लेकिन यह प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है, सेकेंडरी मेमोरी का यह पार्ट नहीं है। कौन सी मेमोरी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस का प्रतिनिधित्व करती है? यहाँ पे एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के बारे में बात किया जा रहा है। एक्सटर्नल मतलब बाहर से, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, कैश मेमोरी है, रोम है, प्राइमरी मेमोरी है। तो देखिए अभी मैं बताया था आपका प्राइमरी मेमोरी, ओके ना, तो प्राइमरी मेमोरी तो ऑप्शन आपका कट चुका है। रोम में बताया था कि ए भी एक प्राइमरी मेमोरी है, तो ए भी कट गया। और आप लोग याद कीजिए कैश मेमोरी के बारे में मैं कितनी बार बता चुका हूं कि कैश मेमोरी कंप्यूटर का फास्ट एक मेमोरी होता है, और जो कंप्यूटर वर्तमान में वर्क कर रहा होता है तो उसको फास्ट ऐसे डेटा चाहिए होता है सीपीयू को, तो वह सीपीयू जैसे डेटा कैश मेमोरी से लेता है, तो यह एक क्या होता है? रैम का पार्ट होता है। मैं कितनी बार बता चुका हूं, अगेन रैम का यह पार्ट है। और रैम किस तरह का मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है, तो सेकेंडरी स्टोरेज में नहीं आएगा। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होता है वही एक्सटर्नल मेमोरी में आता है। जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है वह एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस का अंतर्गत आता है। जैसे बहुत सारा भी एग्जाम्पल दिया था, पेन ड्राइव था, डीवीडी था, सीडी था, ये सब है, ब्लू रे डिस्क है, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ ये मैं बताना चाहूँगा 1.44 MB, यह जो है किसका कैपेसिटी इतना होता है? तो यह फ्लॉपी डिस्क का होता है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। फ्लॉपी डिस्क ना 1.44 MB, ये क्वेश्चन ना कनेक्टेड है क्योंकि पहला बार जो भारत में वायरस आया था सीब्रेन, वह इसी को अफेक्ट किया था। ओके, और ये जो है एशियन लुगार्ड के द्वारा फ्लॉपी डिस्क को डेवलप किया गया था। आंसर इसका ही है, इन्वेंट बोल सकते हैं हम। हाल ही में देखी गई वेबसाइट एवं वेब पेजों को दर्शाता है। तो अभी वर्तमान में जो आप लोग देखे हैं उसको हिस्ट्री में मिल जाएगा आपको ना। टास्क बार जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि पार्ट होता है कंप्यूटर में, जो कि क्या करता है, वर्तमान में जो आप लोग काम कर रहे होते हैं या किस चीज़ को लॉन्च करते हैं तो उसको यह डिस्प्ले करता है ना। यहाँ पे कंप्यूटर का अगर मॉनिटर है, ओके ना, तो कंप्यूटर मॉनिटर के एक और नाम से जाना जाता है, मैं इसको डिस्कस किया हूँ, बताइए जरा। तो यहाँ पे जो दिखता है ना थोड़ा सा पार्ट, यह टास्क बार होता है। और नॉर्मली यह जो है देखिएगा डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट अगर कंप्यूटर लीजिएगा तो नीचे में होता है, यानी कि बॉटम साइड में होता है, लेकिन इसको आप लोग किधर भी जो है रिप्लेस कर सकते हैं। आंसर इसका बी है। आंसर इसका है ना, हाल में जो देखा गया जो वेबसाइट है या वेब पेज है उसको हिस्ट्री जो है डिस्प्ले करता है। हिस्ट्री में जाइएगा तो पता चल जाएगा कौन कौन क्या क्या देखा है। एक ट्रांजैक्शन फाइल स्टोर करती है, तो ट्रांजैक्शन फाइल क्या करता है? तो ये थोड़ा बताते हैं कि ट्रांजैक्शन फाइल क्या होता है। देखिए ट्रांजैक्शन फाइल में आप लोग ये सब चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि कस्टमर्स का ऑर्डर है, जैसे फ्लिपकार्ट है या फिर अमेजन से आपने कुछ ऑर्डर किया प्रोडक्ट के लिए, तो उसको जो है ऑर्डर फाइल को बार बार अपडेट करना होगा, तो वह एक ट्रांजैक्शन फाइल का एग्जांपल है। डिटेल ऑफ द प्राइस चेंजेस फॉर प्रोडक्ट्स, यानी कि प्राइस का जो है प्रोडक्ट का प्राइस जो है चेंज हो रहा है, तो उसको आप लोग टाइम टू टाइम जो है एडिट करना होगा, क्लियर, तो वो भी ऐसे ट्रांजैक्शन फाइल के अंतर्गत आएगा। और देखिए डिटेल ऑफ कैश पोस्टिंग इन कस्टमर अकाउंट, यानी कि जो कैश जो आप लोग देना है कस्टमर अकाउंट में वो भी जो है आपको अपडेट करना होगा, तो वे भी जो है ट्रांजैक्शन फाइल के अंतर्गत आता है। या फिर परचेज ऑर्डर है, जॉब कार्ड है, इनवॉइस डिस्पैच है, नोट्स है, ये सब जो है किस में आता है? तो ये सब जो है ट्रांजैक्शन फाइल के अंतर्गत आता है। यानी कि ट्रांजैक्शन फाइल्स ऐसे फाइल होते हैं जो कि अक्सर बदलते रहता है, उसमें आपको एडिट करने या फिर मॉडिफाई करने की आवश्यकता होती है, तो ये सारी चीज ट्रांजैक्शन फाइल के अंतर्गत आते हैं। ये सारा कस्टमर का ऑर्डर है तो ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, तो इसको जैसे अपडेट करना होता है, इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो डेटा जो कि अक्सर बदलते रहता है वह ट्रांजैक्शन फाइल स्टोर करता है। ओके ना, जैसे मैं इतना स्टूडेंट्स है तो कितना लोग ने कोर्स को परचेज किया, उसको मैं टाइम टू टाइम मुझे ना अपडेट करना होगा ऐसे कुछ करके। ओके, तो यहाँ पे इसका नाम लिख दिया, किस दिन वो ऑर्डर लिया, क्या लिया, तो उसके बाद दूसरा आया तो उसको मैं बार बार इसको जो है अपडेट करना होगा, तो ये जो मेरा फाइल आएगा वो ट्रांजेक्शन फाइल के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? आंसर इसका सही है, डिटेल में इसको समझा दिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है? स्टारवर्क्स है, ओपेरा है, गूगल एप्स है या फिर ओडिला है? तो ये सब जो है आपको गूगल एप्स तो पता होगा, एक तरह का एप्लीकेशन ही है जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशन रहते हैं। ओपेरा जो है एक ओपेरा मिनी के आप लोग नाम से सुनोगे, इस तरह का आपको दिखने को मिलेगा, इसका इमेज बोल सकते हैं, तो इस तरह का इमेज मिलेगा ओपेरा का। तो यह जो है एक वेब ब्राउजर है।
वो स्टारबक्स जो आपको सॉफ्टवेयर कंपनी है, और ओडिला जो है एक शॉपिंग ऐप आप लोग देखने को मिलेगा, शॉपिंग साइट है ओडिला। ओके ना। तो ओपेरा मिनी जो है, ओपेरा मिनी एक वेब ब्राउजर का एग्जांपल है, ओपेरा मिनी। और देखिएगा जैसे एप्पल का सफारी है, गूगल क्रोम है, ये सारा जो है यूज बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ओके, और गूगल का जो क्रोम है वह 2008 में इसको लॉन्च किया गया था, और सबसे ज़्यादा जो है यूज किया जाने वाला वेब ब्राउजर है वर्ल्ड में। और एप्पल का जो सफारी है, इसको याद रखिएगा, एप्पल का है सफारी, क्योंकि वे पूछ देते हैं कि सफारी किसने लॉन्च किया, या फिर जो क्रोम है वो किसका है। ऐसे तो हम लोग गूगल क्रोम ही याद रखते हैं, तो हमको पता होता है हम लोग को कि जो है यह गूगल का है। तो सफारी एप्पल का है, इसको याद रखिएगा। क्रोम जो है गूगल का है। 2008 में इसको लॉन्च किया गया था, और उसी टाइम जिस समय एंड्रॉयड का वर्जन लॉन्च किया गया था ना, एंड्रॉयड को। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? सेकेंडरी स्टोरेज पूछा गया है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको लेक्चर को इस तरह से मैंने डिस्कस करता हूँ कि देखिए, अगर मेरा आज ही के क्लास का अगर उस वाले क्वेश्चन जिसमें सेकेंडरी स्टोरेज वाला क्वेश्चन था, उसको ध्यान से आप लोग सुने होंगे तो क्वेश्चन का आंसर आपका बन जाएगा। देखिए मैं कैश मेमोरी बताया था ना कि यह प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होता है, बताया था रैम का पार्ट होता है, तो रैम प्राइमरी मेमोरी है। अभी तुरंत में बताया था कि रोम और रैम जो दोनों होता है वह प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होता है। अंतर इतना ही कि रैम जो होता है यह नॉन वोलाटाइल होता है, और रैम जो होता है वोलाटाइल होता है, यही अंतर है, लेकिन दोनों को दोनों प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है। तो इसमें आपको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पूछा गया था, तो सीडी रोम ही होगा। ओके ना, कैश मेमोरी भी प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है, आंसर इसका ही हो जाएगा। तो लेक्चर को ध्यान से देखना है, पीडीएफ जरूर रख लीजिएगा। निम्नलिखित से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? याहू है, बिंगो है, गूगल है, या फिर विंडोज है? तो विंडोज जो है एक सर्च इंजन के अंतर्गत नहीं आता। बिंग जो है यह माइक्रोसॉफ्ट का ही है। ओके, याहू गूगल का सर्च इंजन सबसे बड़ा है ना, गूगल का जो सर्च इंजन है वह सबसे बड़ा सर्च इंजन है, याद रखिएगा। सर्च इंजन की बात करें तो गूगल का सर्च इंजन सबसे बड़ा है, और बिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट का यह दूसरा आता है। विंडोज जो है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्ट में इसको ओएस बोला जाता है। और विंडोज तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा जो है सॉफ्टवेयर का अगर देखा जाए माइक्रोसॉफ्ट का, तो यही विंडोज का चलता है। और लेटेस्ट वर्जन इसका आपको विंडो 11 है, जो कि अक्टूबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। और विंडोज 10 को 2015 में लाया गया था। विंडोज का पहला वर्जन जो है 1985 में लाया गया था। जो विंडोज जो है वो लॉन्च करती है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जो कि पॉल एलन और बिल गेट्स के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1975 में, और पहला वर्जन आया था 1985 में, इसको याद रखिएगा, विंडो 1। ओके, चलिए आंसर इसका डी है। 1 टेराबाइट में लगभग कितने बाइट होता है? टेराबाइट टीबी होता है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। टीबी होता है 1000 जीबी के बराबर ना, लगभग 1000 जीबी बोलते हैं, लेकिन देखिए क्वेश्चन में लगभग दिया हुआ है, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं होता है, यह 224 जो है जीबी के बराबर होता है ना, तो लगभग आपसे पूछा है, तो आंसर इसका हो जाएगा टेराबाइट था ना, तो इसमें इतना 1000 गीगाबाइट्स हो जाएगा। जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट्स। और थोड़ा सा और मैं कुछ बताना चाहूँगा, यहाँ पे सबसे बिट्स होता है छोटा, आप लोग देखिएगा तो बिट्स, जो कि बाइनरी डिजिट का जो है शॉर्ट फॉर्म भी होता है बिट्स, जिसमें आपको 0 और 1 आता है बिट्स। तो बीट में आपको देखिएगा तो अगर बाइट बनाते हैं तो उसमें 8 बिट्स होता है। ओके ना, उसके बाद कहानी आपको चलते जाता है, आपको पता होगा कि 224 या फिर नॉर्मल बोले 1000 बाइट आता है तो 1 KB बनता है, 1000 KB होता है तो 1 MB होता है, 224 या 1000 अगर MB होता है तो 1 GB होता है, और उसके बाद 1000 GB होगा तो फिर 1 TB हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन था, का आंसर डी हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इंटरनेट पर एक फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना क्या कहलाता है? एक फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना, कहने का मतलब अगर इंटरनेट है, क्या है ये इंटरनेट है, वहाँ से कोई कंप्यूटर में जो है आप लोग जो है कोई कंप्यूटर है तो उस पर जो है कोई चीज़ आपको सेव करना है, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। आंसर आ गया, आंसर इसका ये हो जाएगा, उसको डाउनलोडिंग कहा जाता है ना। और अगर रिवर्स प्रोसेस यहाँ देखा जाए कि कोई कंप्यूटर है तो यहाँ से कोई चीज़ को अगर इंटरनेट पे आपको डालना है तो उसको अपलोडिंग प्रोसेस बोला जाता है। क्लियर, आंसर इसका ये है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है? URL ना, ये होता है ना, फुल फॉर्म याद रखिएगा। रिसोर्स लोकेटर निम्नलिखित में से किसका संदर्भ है, यानी किसके बारे में बात करता है? तो देखिए एक वेब रिसोर्स होता है, वेब रिसोर्स का, जो कि उसका कंप्यूटर नेटवर्क पर स्थान व उस तक पहुंचने के लिए तंत्र उल्लेखित करता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स जो लोकेटर होता है ना, वह किसी का एक एड्रेस होता है, आप लोग देखिएगा तो हर एक चीज़ का एक एड्रेस होता है, उसी के बारे में यह बात करता है। तो वेब रिसोर्स होता है जो कि उस कंप्यूटर नेटवर्क पर स्थान व उस तक पहुंचने के लिए एक तंत्र उल्लेखित करता है, यानी कि सिस्टम के बारे में बात करता है। तो कोई चीज़ का एक URL होता है, अगर मैं आपको URL दे दूंगा www.learnersgarage.com, ऐसे तो अभी कुछ नहीं है, और ठीक है ऐसा कुछ साइट नहीं है, तो वह जो जिसमें मैं डाल कर रखूंगा तो आपका खुल जाएगा, ठीक है। या कोई भी चीज़ का होता है URL होता है, कुछ चीज़ का एड्रेस होता है। आंसर इसका बी है।
यूनिक्स जो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यूनिक्स प्रोसेस क्या होता है, तो एक चलता प्रोग्राम है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेसिंग जो होता है से अगर मान लेते हैं कोई चीज़ कोई फंक्शन है या कोई कमांड है उस पर एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसी को तो प्रोसेसिंग आप लोग बोलते हैं, जो कि मेन रूप से कौन काम करता है, इस पर सीपीयू करता है। तो प्रोसेस एक चलता प्रोग्राम है, जो काम हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है, उसी को बोला जाता है कि प्रोसेसिंग हो रहा है। तो जो चलता प्रोग्राम होता है उसी को बोला जाता है कि एक प्रोसेस होता है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स या फिर मल्टी यूजर है, बताइए जरा। ये क्वेश्चन कभी कभी आता है। सीपीयू का फुल फॉर्म तो आपको बहुत बार पूछा गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इजी है, सबको पता होगा। सीपीयू का 3 पार्ट होता है, एक होता है मेमोरी यूनिट होता है, एक अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। उसके बाद आता है एक आपका कंट्रोल यूनिट होता है। 3 पार्ट होता है। एएलयू सबसे ज्यादा आपसे पूछते हैं, क्यों? क्योंकि यह अरिथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन करता है, ठीक है ना। यानी कि कोई काम अगर करना है, लॉजिकल है या फिर गणितीय गणना करना है तो उसका एएलयू पार्ट ही करेगा सीपीयू का। ओके, इसको याद रखिएगा। उच्च बिजली खपत के कारण आमतौर पर कौन सा उपकरण यूपीएस क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, फुल फॉर्म याद रखिएगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। तो यूपीएस में कौन सा उपकरण आप लोग सीधे नहीं जोड़ सकते हैं, केवीएम स्विच है। उसके बाद आपको है बाह्य स्विच है। उसके बाद यूएसबी वीडियो कैमरा है, फिर लेजर प्रिंटर है। यूएसबी होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। केवीएम स्विच होता है कीबोर्ड वीडियो माउस होता है ना, कीबोर्ड वीडियो माउस होता है केवीएम को, इसका याद रखिएगा। तो लेजर प्रिंटर क्या होता है, केवीएम स्विच हो या माउस हो या फिर कैमरा हो, ये सब में ज़्यादा जो है बोल सकते हैं कि पावर कंज्यूम नहीं करता है, ठीक है ना, पावर कंज्यूम नहीं करता है। जो लेजर प्रिंटर होता है या प्रिंटर है, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये ज़्यादा जो है पावर जो है कंज्यूम करता है, तो इसको आप लोग डायरेक्ट जो है नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो ओवरलोडिंग हो जाएगा, तो फिर आपका यूपीएस खराब हो जाएगा। क्लियर है। तो अब इसका जो अगर देखिएगा यूपीएस के बारे में, इसका पावर जो है वोल्ट एम्पियर में मापा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि P इक्वल टू भाई जनरल साइंस में पढ़े फार्मूला वोल्ट इंटू करंट होता है, तो वोल्ट एम्पियर में इसका कैपेसिटी मापा जाता है यूपीएस का। आंसर इसका डी है। लेजर प्रिंटर को डायरेक्ट नहीं लगाते हैं क्योंकि इसका जो है कैपेसिटी हाई होता है। ओके ना, चलिए। अब जैसे कि घर में आप लोग का नॉर्मल जो बल्ब जलाते हैं उसमें क्या आप लोग मोटर लगा सकते हैं 2 HP का, जो कि पानी निकालता है पंप से, मतलब जो खेत में, उसको नहीं लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, वहाँ पे ओवरलोडिंग हो जाएगा, सब जल जाएगा तार। निम्नलिखित में से कौन सा पहला गणना का उपकरण था, गणना मतलब कैलकुलेशन डिवाइस कौन सा था, इसको पहला कैलकुलेटर ही बोला जाता है, तो वह एबेकस था। एबेकस क्या होता है, छोटे बच्चे इसको पढ़ते हैं, इस तरह का कुछ डिवाइस होता है, देखिएगा। तो पहला जो गणना का उपकरण था, फर्स्ट कैलकुलेटर था, उसको जो है मतलब वह एबेकस था। एबेकस वर्ल्ड्स फर्स्ट कैलकुलेटर, इसको लिखा गया है। और कैलकुलेटर क्या होता है, इसको आविष्कार किया गया था नेपियर के द्वारा ना, इसको ध्यान रखिएगा। लघु गणक होता है इसका हिंदी, और कंप्यूटर का संगणक होता है। एबेकस इसका आंसर हो जाएगा। जो पहला गणना का उपकरण था, फर्स्ट टाइम कुछ होता है, कुछ भी तो वह इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको, इस तरह का एबेकस दिखता है। डायग्राम दे के कभी कभी दे दें तो मत बोलिएगा कि क्या आ गया ना, कंप्यूटर में ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, कोई चीज़ का आपको डायग्राम दे देगा तो आप बोलेगा कि बताइए कि यह क्या है। जैसे कि कभी इसका दे देगा डायग्राम, कभी एंड्रॉयड का एक बार केबीसी में दे दिया था क्वेश्चन कि एंड्रॉयड का सिंबल था, अब पूछा गया था कि यह क्या है, तो वह एंड्रॉयड था, जिस पर कि लगभग जो है मोबाइल चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड में। आईपी एड्रेस क्या होता है, देखिए जो आईपी एड्रेस होता है यह होता है नेटवर्क पर जितने भी डिवाइस हैं वो प्रत्येक डिवाइस को एक दिया गया विशिष्ट नंबर होता है। हर एक डिवाइस का एक आईपी एड्रेस है। अगर मान लेते हैं अभी आप इंटरनेट या मोबाइल से एक्सेस कर रहे होंगे तो आपका एक आईपी एड्रेस होगा, ओके ना। वही आईपी एड्रेस को लोकेट करके आप लोग को जो है पकड़ा जाता है कि कौन जो है क्या काम कर रहा है इंटरनेट पर, ठीक है। तो हर एक मोबाइल का एक आईपी एड्रेस होता है, तो प्रत्येक डिवाइस को दिया गया एक स्पेशल नंबर होता है आईपी एड्रेस। अच्छा, ये आईपी एड्रेस में आईपी का फुल फॉर्म क्या है, जरा ये बताइए। आप लोग क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं देते हैं, पढ़ाने में कोई कमी कर रहा हूँ क्या कि आप लोग आंसर नहीं देते हैं, बताइए जरा, ये भी बताइए। निम्नलिखित में से जो क्वेश्चन जो पूछा गया तो आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला व्यवसायिक यानी कॉमर्शियल वेब ब्राउजर था। जो पहला था वह नेटस्केप था ना, इसको नेटस्केप था, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं था। आप लोग से जब ये क्वेश्चन पूछा गया होगा तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या गूगल क्रोम नहीं है, तो गूगल क्रोम तो बाद में आया था, 2008 में, बहुत बाद में आया था। अभी इस सबका हिस्ट्री में बताता हूँ, 2008 में आया था, बहुत बाद में आया था जो गूगल क्रोम है, उससे बहुत पहले जो है नेटस्केप आया था। आइए देखते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री। अरे भाई ये क्या हो गया है,
देखिए यहाँ पे कुछ ना गलती से टेबल ऐड हो गया है, इसको बाद में कर दूंगा। देखिए नेटस्केप था वह 1994 में आया था, ओके ना। और ये जो था से बेस्ड मोजाइक ब्राउजर, तो ये मोजाइक ब्राउजर पर बेस्ड था, तो आंसर इसका नेटस्केप हो जाएगा। एप्पल का जो सफारी है वो देख लीजिएगा, वो 2003 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर जो था सर 1995 में आया था, और क्रोम 2008 में बताया था कि आया था, जो कि गूगल का है यह, ओके। ये सब देख लीजिएगा। एमएस वर्ड में आप निम्नलिखित में से किस फंक्शन को कुंजी को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित कर सकते हैं? तो अगर फाइंड एंड रिप्लेस करना है तो F5 होता है। क्लियर है? चलिए, तो यह तो एमएस वर्ड के बारे में बात किया जा रहा था। आप क्वेश्चन ये बताइए कि F5 का एमएस पावर पॉइंट में क्या एप्लीकेशन है। बहुत जो है से इंटरेस्टिंग है, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि F5 का जो है से क्या यूज है एमएस पावर पॉइंट में, जरा बताइएगा। F5 है ना, तो एमएस वर्ड में अगर फाइंड रिप्लेस करना है, यानी किसी को फाइंड करके उस चीज को रिप्लेस करना है, हटाना है, दूसरी चीज लाना है उसके स्थान पर, तो फाइंड रिप्लेस ऑप्शन यूज किया जाता है। तो उसके जो शॉर्टकट की है एक्चुअली ये फंक्शन की है, तो F5 का यूज किया जाता है। और F4 का यूज मैं आपको बताना चाहूंगा, यह कॉपी के लिए यूज होता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें ना मैं अंदर अगर जाके बात करूं, तो F4 का यूज एमएस वर्ड में ये होता है, जैसे कि मान लेते हैं कोई वर्ड है, ओके, मैंने इसको जो है से इटैलिक करके रखा है, तो जो मैंने लास्ट मॉडिफाई किया हुआ है ना, उसको जो है से ये रिमेंबर रखता है F4। लास्ट मॉडिफाइड थिंग को F4 जो है से रिमेंबर रखता है। तो अगर वो जो है से उसको आप लोग पेस्ट कीजिएगा, तो जो लास्ट मॉडिफाई किए हैं वह आ जाएगा F4 से। क्लियर है ना? तो इसको ध्यान रखिएगा। F5 इसका आंसर है। इमेज पावर पॉइंट में F5 का क्या यूज है, जरा ये बताइए। आज तो लास्ट स्लाइड लगाना भी भूल गया। चलिए, अच्छी बात है। तो क्लास आज इतना ही तक समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। यहाँ तक आते हैं तो जय यानी कि जय हिंद जरूर लिखिएगा। वंदे भारतम, जय हिंद।